स्टूडेंट्स, चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाई है पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट सेकंड है क्वेश्चन वर्ड का, क्योंकि वीडियो पार्ट फर्स्ट में पूरे क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम डिस्कस जो कर रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था WH फैमिली वर्ड्स पर। इससे पहले मैंने आपको WH फैमिली की पूरी लिस्ट दी थी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने कुछ इंटरोगेटिव वर्ड आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें वेयर था, हाउ था, वैन था। इन्हीं इंटरोगेटिव वर्ड्स को के क्रम को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। देखिए, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करते रहें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अक्सर बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको 10th और 12th क्लास में स्टोरीज बनाने के लिए आती हैं, और WH फैमिली के वर्ड की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप WH फैमिली के बारे में नहीं जानते, क्वेश्चन वर्ड के बारे में नहीं जानते कि उनका यूज कब और कैसे कहाँ होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। चलिए, इससे पहले हमने वैन को पढ़ा, वेयर को पढ़ा, हाउ को पढ़ा और व्हाट को पढ़ा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव वर्ड है हमारा वाई। देखिए, आपको पता है कि वाई का हिंदी में अर्थ होता है क्यों, और इसका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? रीज़न बताने के लिए। यानी कि जब आप कारण बताते हैं ना, तब इस वाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब क्यों के सेंस में, देखिए स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, जैसे मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो, क्यों इंटरोगेटिव वर्ड है, तो वाई डू यू लाई। देखिए, लाई माने भी झूठ बोलना होता है, कुछ टेली लाइक भी आप कह सकते हैं, खाली लाई वर्ब भी झूठ बोलने के लिए यूज़ की जाती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्यों यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड है वाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वाई डू यू थिंक सो। इसका मतलब है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आ गया, तो वाई आर यू डूइंग सो, यानी कि क्यों के सेंस में आप क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, हु। देखिए, इस हु का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कौन या किसने। बड़े ध्यान से समझें, मैंने इस हु के बारे में एक चीज़ लिखी है, नोट पे आप ध्यान दें कि हु से शुरू होने वाले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें जो अफर्मेटिव होते हैं, जिसमें आप नोट का प्रयोग नहीं करते, उसमें डू, डज और डिड का यूज नहीं किया जाता। वो हु से तो स्टार्ट होंगे, WH फैमिली वर्ड हु से, क्वेश्चन वर्ड हु से तो स्टार्ट होंगे, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप प्रेजेंट टेंस में डू, डज और पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, यानी कि सब्जेक्टिव केस में। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देखिए। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, कौन जानता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन इंटरोगेटिव है, हु नोज। ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कौन परवाह करता है, हु केयर्स। देखो, मेरा पेन किसने लिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, हु टुक माई पेन। मैं ना तो डू डज प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग कर रहा हूँ, ना ही डिड का प्रयोग कर रहा हूँ पास्ट में, क्योंकि सेंटेंस मेरा नेगेटिव नहीं है। सेंटेंस यदि जब तक अफर्मेटिव है, जब तक आपको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ध्यान दें, ठीक है। जैसे मेरा पेन किसने लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हु टुक माई पेन। नंबर 4, मुकाबला किसने जीता। किसने जीता पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हु वॉन द रेस, ठीक है। नेक्स्ट, यह किसने किया, हु डिड दिस। बात समझ में आई? अब देखो, डिड का प्रयोग यहाँ जरूर किया गया है, लेकिन डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। डू का मतलब होता है करना, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। ये डिड डू की सेकंड फॉर्म के लिए आई है, क्योंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हु डिड दिस। तो इस प्रकार आपने समझा कि पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि वो हु से स्टार्ट हैं, तब आप उनके साथ हेल्पिंग वर्ड डू, डज और डिड का यूज नहीं करेंगे। चलिए, अब ये तो बात थी हमारी अफर्मेटिव की, जो हु से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर हु से स्टार्ट होने वाला वाक्य हमारा नेगेटिव है, तब आपको डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट की आवश्यकता पड़ेगी। डज नॉट और डिड नॉट कैसे, बड़े ध्यान से देखें। देखो, यह कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है टेंस मेरा नेगेटिव है लेकिन इंटरोगेटिव है। हु डज नॉट डू दिस,
हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि टेंस मेरा नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ कौन नहीं आता है, हु डज नॉट कम हियर। बात समझ में आई, हु डज नॉट कम हियर क्योंकि टेंस मेरा नेगेटिव है। यहाँ कौन नहीं आया, टेंस पहुंच गया किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हु डिड नॉट कम हियर। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि टेंस आपका एफर्मेटिव है तब आपको डू डज और डिड की को लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपका टेंस नेगेटिव है तब आपको डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, यह किसने किया। अब तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप इजीली से लगा सकते हैं क्योंकि टेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का है। हु हैज़ डन दिस, केवल ये बात जो कंडीशन थी प्रेजेंट और पास्ट के लिए लागू है और टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हु के साथ। हु हैज़ डन दिस, यह किसने किया, हु हैज़ डन दिस। कौन आ रहा है, कंटिन्यूस का टेन है, हु इज कमिंग। बात क्लियर हुई हु के संदर्भ में। अब आगे चलते हैं वूम को लेकर। देखिए वूम का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि वूम ऑब्जेक्ट की तलाश करता है और हु सब्जेक्ट की तलाश करता है। वूम का अर्थ होता है हिंदी में किसे या किसको। ठीक है, जैसे देखो तुम किसको पसंद करते हो, वूम डू यू लाइक, क्वेश्चन वर्ड, वूम डू यू लाइक। तुमने किससे पूछा, वूम डिड यू आस्क, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसने किसकी मदद की, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वूम डिड ही हेल्प। ठीक है, तुम किसकी सहायता करोगे, बात कहाँ जा रही है आपकी, फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा वूम विल यू हेल्प। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपने अभी वूम का प्रयोग पढ़ा। देखिए वूम के साथ आप प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं हर अलग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में। देखो जैसे किसके बिना आप यूज़ करेंगे विदाउट वूम, किसके साथ विद वूम, किसके द्वारा बाय वूम, किसकी ओर टूवर्ड्स वूम, किसके बारे में, जब आप किसके बारे में बात करते हो, मैं कहता हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो अबाउट वूम, किसके लिए फॉर वूम, आप यह फल किसके लिए खरीद रहे हो, तो फॉर वूम, अब किसको, नाउ वूम। बात समझ में आई, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं इन्हें। देखिए एक एग्जाम्पल, अब वह अपना दुर्भाग्य किसको बताएगा, किसको, अब वह अपना दुर्भाग्य किसको बताएगा, तो नाउ वूम विल ही टेल हिज मिसफॉर्च्यून। बात क्लियर हुई। वह किसके साथ जाएगा, किसके साथ, तो विद वूम विल ही गो। इस तरह आप वूम से पहले प्रेपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड देखिए आपका आता है विच। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। बात क्लियर हुई। देखो जैसे तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, विच न्यूज़पेपर। देखिए विच के साथ जब भी आप यूज करेंगे, जैसे कौन सा समाचार पत्र, कौन सी पुस्तक, कौन सा स्टूडेंट, तो आप विच के साथ आप जो है उस नाउन को लेकर चलेंगे, साथ लिखेंगे। जैसे कौन सा समाचार पत्र, विच न्यूज़पेपर, कौन सा लड़का, विच बॉय, इस तरीके से। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। बात समझ में आई। तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तुम कौन सी किताब खरीदोगे। ठीक है, जैसे तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तुम कौन सी किताब खरीदोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, विच बुक विल यू बाय। बात समझ में आई। तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, मैंने टेंस की पूरी वीडियोज बनाई है आपके लिए। तुम किस यानी कि किस डॉक्टर का मतलब है कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, थोड़ा सेंस को समझें। विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू, विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरोगेटिव वर्ड वूज। देखिए वूज से पोजीशन का पता लगता है, यानी कि जब आप पोजीशन के बारे में बताते हो, अधिकार के बारे में, इसका हिंदी में अर्थ होता है किसका या किसकी। इस वूज का अर्थ होता है किसका या किसकी। देखो वूज के साथ भी आप नाउन का यूज ही करते हो। जैसे तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो, तो वूज बुक्स डू यू यूज, बुक्स आया। तुम किसकी सलाह लोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, वूज एडवाइज विल यू टेक, इस तरीके से। ये जूते किसके हैं, वूज शूज आर दोज,
किसके जूते एक साथ लिखेंगे, किसकी सलाह वूज एडवाइस एक साथ लिखेंगे, किसकी किताबें वूज बुक्स एक साथ लिखेंगे। बात समझ में आई? यह किताब किसकी है, वूज बुक इज दिस। नेक्स्ट हमारा चलता है, देखा हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का हिंदी में अर्थ एक ही होता है, कितना या कितने। मैंने आपको बताया था शुरू में जब इसकी टेबल बता रहा था, हाउ मैनी का प्रयोग आप नंबर के लिए करते हैं और हाउ मच का प्रयोग आप क्वांटिटी के लिए करते हैं। ठीक है, जब आप जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं तब आप हाउ मैनी का यूज़ करेंगे, और जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते उसके लिए आप हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, तुमने कितनी किताबें खरीदी, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय। बात समझ में आई? हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय। तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं, यानी कि तुम कितनी भाषाएं जानते हो। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। बात समझ में आई? लैंग्वेजेस, क्योंकि आप इसे काउंट कर सकते हैं। तुम यहाँ कितने दिन रुकोगे, डेज की बात हो रही है, तो हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर। देखिए नेक्स्ट, तुमने कितने पैसे खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए यानी कि आप मनी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। मनी जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आती है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। देखिए तुम प्रतिदिन कितनी देर पढ़ते हो, टाइम के बताने के लिए हाउ मच का यूज़ किया जाता है। हाउ मच टाइम डू यू रीड एवरी डे। इस प्रकार से आपने हाउ मैनी और हाउ मच को समझा। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इन तीनों को आपको पीछे डिस्कस किया है। ये तीनों इंटरोगेटिव वर्ड हैं, विच, वूज और हाउ मैनी। इनके बारे में हमें एक बात और समझनी होगी। देखिए अगर इनके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज मिलता है, यानी कि सब्जेक्ट आपको मिलता है, तब तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही एब्सेंट है तब आप इनके साथ डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़े ध्यान से समझें। देखो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर समझ में आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिया, कितने लोग आए, तो इसका मतलब है कितने लोग आए, यानी कि जो सब्जेक्ट है मेरा वो एब्सेंट है यहाँ पर। तो मैंने डायरेक्ट लिखा हाउ मैनी पीपल कम, हाउ मैनी पीपल केम। देखिए इंटरोगेटिव मार्क्स। ठीक है, कितने लोग नहीं आए। अब टेंस मेरा पहुँच गया नेगेटिव। अगर टेंस नेगेटिव है तब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट कम। देखो दोनों में अंतर समझो। कितने लोग आए, हाउ मैनी पीपल केम। कितने लोग नहीं आए, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट कम। तीसरा एग्जाम्पल पर ध्यान दें, तुमने कितनी किताबें पढ़ी। देखो हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड। अब मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेरे पास लिखने के लिए मेरे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, तब मैंने इस सब्जेक्ट का यूज़ किया। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद के साथ सब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब सब्जेक्ट है ही नहीं मेरे पास। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरे पास, तब मुझे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए वूज। मैंने कहा वूज, अभी आपने पोजीशन केस में वो पीछे पढ़ा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, किसका कुत्ता भौंकता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। वूज डॉग बार्क्स। किसका कुत्ता नहीं भौंकता है, नेगेटिव टेंस है, तो वूज डॉग डज नॉट बार्क। नेगेटिव है तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। देखो विच, कौन सा लड़का देर से आता है। अब कौन सा लड़का है, पता नहीं कौन सा लड़का है वो, उसके बारे में तो हम जानते नहीं, एब्सेंट है, तो हम लिख सकते हैं विच बॉय कम्स लेट। कौन सा लड़का समय पर नहीं आता, टेंस पहुंच गया नेगेटिव में, तो आप नेगेटिव में बनाएंगे विच बॉय डज नॉट कम ऑन टाइम। बात समझ में आई। तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो। अब देखो तुम, ये मेरे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ इजीली। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। बात समझ में आई इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए व्हाट के साथ लाइक का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। कैसा, कैसी या कैसे, इस संदर्भ में जो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वर्ड हैं कैसा, कैसी और कैसे, इस संदर्भ में आप व्हाट और लाइक का यूज कॉम्बिनेशन एक साथ कर सकते हैं। कैसे, जैसे उसका नया घर कैसा, यानी उसका नया घर कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तो व्हाट इज हिज न्यू हाउस लाइक। बात समझ में आई।
व्हाट इज हिज न्यू हाउस लाइक, क्वेश्चन मार्क के पीछे। वह कैसा दिखता है, कैसा दिखता है यानी कि देखने में कैसा लगता है, तब आप इसके लिए व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। व्हाट डज ही लुक लाइक, पीछे क्वेश्चन मार्क। वहाँ मौसम कैसा है, ठीक है, कैसा लगता है वहाँ का मौसम, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट के साथ फॉर का प्रयोग किस लिए के संदर्भ में। आप व्हाट के साथ फॉर भी लगा सकते हैं किस लिए के संदर्भ में। जैसे तुम यह किस लिए कर रहे हो, बात समझ में आई, तो व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर। देखिए ये कंटिन्यूस का टेंस है, व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर। यह औजार किस लिए हैं, यानी कि किस काम के लिए हैं, तो किस लिए के संदर्भ में आप इससे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट इज दिस टूल फॉर। लास्ट में पीछे सबसे पीछे प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे मैं कहता हूँ आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, ठीक है, आप दिन में कितनी बार खेलते हैं, इस तरीके से। जैसे यह घटना साल में कितनी बार घटित होती है, कितनी बार, तो आप यूज़ करेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हाउ ऑफन डज दिस इवेंट ऑकर इन अ ईयर, ठीक है, घटना घटने के लिए यूज किया जाता है इवेंट ऑकर। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर। आप कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। तुम कितनी देर इंतजार करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। मीटिंग कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, या गोइंग भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग कितनी देर चलेगी, इस तरीके से हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। बात क्लियर हुई, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए ये इंटरोगेटिव जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, जिन्हें आप क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जितने भी होते हैं, ये जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आप उतने ही परफेक्ट बन जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।